मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम ईवीएस का मॉडल पेपर 10 ईवीएस का मॉडल पेपर 6 करने जा रहे हैं। गोल्डन टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत हमारा जो टेस्ट 6 है आज हम करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और हिंदी का और साइकोलॉजी का अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के उनका भी मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। और डेली कंटिन्यूस आपके मॉडल पेपर जारी रहेंगे एग्जाम तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मरुद्भिद पौधे उगते हैं, बताइए मरुद्भिद जो पौधे होते हैं वो कहाँ उगते हैं? समतल पर, नदी पर, पर्वत पर या फिर मरुस्थल पर? बताइए कहाँ उगते हैं मरुद्भिद पौधे। तो इसका जो आंसर क्या होगा बताइए? समतल पर उगते हैं, नदी पर, पर्वत पर या फिर मरुस्थल पर। जो मरुद्भिद पौधे होते हैं जो लगभग सूखी मिट्टी में उगते हैं वो मरुस्थल में उगते हैं। कहाँ पर? मरुस्थल में। चलिए सेकंड क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आप को बताना है कि पहेलियाँ शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है जो नहीं है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम में आनंद उठाने देना, भ्रम का, या फिर सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना या बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका, वीडियो को पॉज करिए और इसका कमेंट करिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड। राजस्थान का राज्य पालतू पशु घोषित किसे किया गया है? राजस्थान का जो राज्य पालतू पशु है वो किसे घोषित किया गया है? अगर हम जानवर की बात करें तो वो चिंकारा है, लेकिन राजस्थान का राज्य पालतू पशु घोषित किसे किया गया है? तो ये 2 जून 2014 को ऊँट को किया गया था। किसको किया गया था? ऊँट को। अतः जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऊँट। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? बताइए। यकृत, पीयूष या फिर अवटु ग्रंथि जिसे थायराइड कहा जाता है या फिर अग्नाशय? बताइए निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है? कौन सी है? आंसर कमेंट करिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा यकृत। यकृत की जो ग्रंथि है वो सबसे बड़ी होती है। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? आपको बताना है बादशाह का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में, बाड़मेर में? बताइए बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? तो बादशाह का मेला बढ़ता है अजमेर के अंदर, और अजमेर के अंदर में है ब्यावर। क्या है? ब्यावर एक तहसील है जहाँ पर बादशाह का मेला बढ़ता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, अनेक बार, पिछली बार पटवारी में भी आया था, अनेक बार एग्जाम्स में जो है आ चुका है। मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? क्यूलेक्स से, एनाफ्लिज मादा मच्छर से, डेंगू से या फिर नर एनाफ्लिज मच्छर से? बताइए मलेरिया नामक रोग है वो कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनाफ्लिज मादा मच्छर से। राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? बताइए राज्य का कौन सा किला है जिसको स्वर्णगिरी किला कहा जाता है? जालौर को, बाड़मेर को, रणथंभौर को या अलवर के किले को? बताइए किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। पेन कॉपी हाथ में लेकर के बैठा करें और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है कॉपी में नोट कर लिया करें इसका आंसर क्या होगा, और बाद में मिलाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जालौर दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कौन सा है कि उसका नाम क्या है? बताइए राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जिसका नाम क्या है? सरिस्का, दर्रा और रणथंभौर या केवलादेव? बताइए क्या नाम है? तो इसका जो नाम है उसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा आंसर। इसका जो आंसर है वो है केवलादेव। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी जो बिहार उद्यान है वो आपके भरतपुर में है, राजस्थान में स्थित है। चलिए जो कि साइबेरियन क्रेन के लिए जो है जाना जाता है, साइबेरियन क्रेन सारस के लिए जाना जाता है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना या पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना या फिर उपरोक्त सभी? बताइए पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4, यानी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है ये सभी जो कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य में आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए आपको बताना है। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं, बताइए क्या आंसर होगा। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, आपके दिमाग का विश्लेषण कर रहा है। ये क्या करेगा बताइए, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए वैसे तो इसमें बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, सम्मान देना, ये तो बिल्कुल सही है, ये करना भी चाहिए। अभिभावक को विचारों को स्वीकार करना, सम्मान देना, ये भी सही है।
है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि ऑथेंटिक हो, सही हो, उस पर ही ध्यान देना चाहिए। ये जो आंसर है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है बताइए। जो वायरस के संक्रमण से होता है उसको रोग कौन सा है? टाइफाइड, कोलरा, मलेरिया या फिर जुकाम? बताइए, जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, यानी संक्रमण एक से दूसरे में हो जाता है, वो रोग कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जुकाम। जुकाम जो है एक संक्रमित रोग है। चलिए, आपको सम्मिलित करना है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तल्लीनाथ है, एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं और दूसरी तरफ है मुख्य तीर्थ स्थल दे रखे हैं, उनका मिलान करना है आपको। तल्लीनाथ जी हैं वो कहाँ से हैं, और तेजा जी कहाँ से रिलेटेड हैं, देवनारायण जी और पाबू जी, बताइए कहाँ से रिलेटेड हैं ये सब। वीडियो को पॉज करिए और एक बार अच्छे से मिलान करिए और उसके बाद अपना आंसर जो है कमेंट करिए। हम स्टार्ट करते हैं। जो पाबू जी हैं, देखिए जो तेजा जी हैं वो परवत्सर से संबंधित हैं। कहाँ से? नागौर से। देवनारायण जी हैं वो भीलवाड़ा में, मुख्य इनकी जो पीठ है भीलवाड़ा में से संबंधित हैं। पाबू जी जो हैं वो कुलगाम फलौदी से संबंधित थे, और जो तल्लीनाथ जी हैं वो पांचोटा गांव जालौर से संबंधित हैं। इस तरह से हमने मिला लिया है। एक में ए है, दूसरे में जो है बी है, दूसरे में बी है, ए और बी और डी सी, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। यानी कि तल्लीनाथ जी जो हैं वो हो जाएंगे आपके पांचोटा गांव जालौर से, और जो तेजा जी हैं वो परवत्सर से, और देवनारायण जी हैं आसीन भीलवाड़ा से, और जो पाबू जी हैं वो आपके कोलूगाम फलौदी से संबंधित हो जाएंगे। अतः आपका जो आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? आपको बताना है मूमल है वो किस शैली का? जैसलमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली और जयपुर शैली। आपने महेंद्र और मूमल की कहानी सुनी होगी। वो किस शैली का प्रमुख चित्र है बताइए, क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जैसलमेर शैली। निम्न में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 30 जनवरी को, 12 जुलाई को, 30 जुलाई को या फिर 25 जनवरी को? बताइए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 25 जनवरी। चलिए, फिर आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ अभयारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उस अभयारण्य में स्थित मुख्य पक्षी या जानवर का नाम दे रखा है, आपको मिलान करना है। चलिए, तालछापर अभयारण्य जो चुरुम है उसमें क्या होता है बताइए। बटबड़, घड़ियाल, काले हिरण या फिर उड़न गिलहरी। राष्ट्रीय चंबल जो है उसमें क्या होता है, सीता माता में क्या है, और गजनेर में क्या है, आपको ये सब बताने हैं। चलिए हम मिलान करते हैं। देखिए, तालछापर जो चुरू है वो काले हिरणों के लिए फेमस है। राष्ट्रीय चंबल है, चंबल नदी में है, जो कि सबसे ज़्यादा घड़ियाल देखने को मिलते हैं। सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। और जो गजनेर है, गजनेर बटबड़ नामक तीतर के लिए जाना जाता है, जो कि बीकानेर में स्थित है। अतः आपके जो इस तरह से हमने इसका मिलान कर लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 136 की तरफ। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो देखिए, राजस्थान का जो पुष्कर मेले का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है बताइए। कब किया जाता है? कार्तिक में, चैत्र में, बैसाख में और फाल्गुन में। देखिए, एक तो कोलायत में लगता है कपिल मुनि का मेला, और दूसरा प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। ये दोनों ही एक ही बैसाख की पूर्णिमा को लगते हैं, और कोलायत बीकानेर में, पुष्कर मेला जो है कि अजमेर में लगता है। आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका कार्तिक की पूर्णिमा को लगते हैं। ये दोनों मेले कब लगते हैं? कार्तिक की पूर्णिमा को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 137। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि योजना संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? आपको बताना है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि योजना संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है भोजन का पाठ पढ़ाते समय। ठीक है, नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? अब सही जानकारी किसके द्वारा दी जा सकती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट उपयोग और उसकी व्याख्या करें, या फिर विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करें और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करें, या फिर पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी जानकारी दें, या फिर
दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना, या फिर किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों को भोजन का जो है वो प्रदर्शन करना। कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा आपको ये बताना है। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से इस सवाल का आंसर ढूंढिए, क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने टिक लगा दिया होगा, वो होगा सेकंड, यानी कि विभिन्न छात्र सांस्कृतिकों विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करने से बच्चा जल्दी सीखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, आपको बताना है। गर्दन में, कलाई में, मस्तक में या फिर नाक में। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा इसका। बताइए क्या होगा आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा नाक के अंदर चौंप है जो पहनी जाती है। संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है, आपको बताना है। माता का, पिता का, परिवार के मुखिया का, बड़े बेटे का। बताइए संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है, जल्दी से कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको न्यू कमेंट है जो आते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जोड़िए इससे। चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा परिवार के मुखिया का। सबसे लंबी व शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी होती है, बताइए। सबसे लंबी और सबसे शरीर की सबसे बड़ी मजबूत अस्थि कौन सी है, फीमर, टिबिया फिबुला, रेडियस अल्ला या ह्यूमरस, कौन सी है बताइए। सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका जो आंसर होगा वो होगा फीमर, जो कि पैर में पाई जाती है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा होता है, बताइए। प्रोटीन जो शरीर निर्माण में लाभदायक होती है उसका सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या होता है, कहाँ से पैदा की जाती है। दूध से, मांस से, अंडा से, सोयाबीन से। बताइए जल्दी आंसर दीजिए क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सोयाबीन। क्या होगा, सोयाबीन। वह दुर्ग जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है, हमने ये पिछली बार भी आपको बताया था। क्या कहलाएगा बताइए। जो चारों तरफ से जो है रेत के टीलों से घिरा हो, गिरिदुर्ग, पारेख दुर्ग, इनमें से कोई नहीं, या फिर धानमन दुर्ग। जल्दी से कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक भी करना है। क्या आंसर होगा बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धानमन दुर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 143, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए। भैंस जो अनुसंधान केंद्र है वो राजस्थान में कहाँ पर जो स्थापित किया गया है, जोहड़बीड़, अविकानगर, तबीजी या फिर बल्लभनगर। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए और अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। प्रत्येक पेन कॉपी हाथ में लेकर के प्रत्येक क्वेश्चन का नोट डाउन करके, यदि आप 25+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सही, तो आप बेहतर स्थिति में माने जाएंगे। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बल्लभनगर। चलिए किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, रामलाल, अलीराजा या हसन या नागरीदास। बताइए किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था, जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका नागरीदास। चलिए किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मरने पर उनकी पत्नी मृत्यु के बाद उनके साथ सती हो गई थी। हरबूर जी, तेजा जी, देव जी या फिर मल्लीनाथ जी। कौन से ऐसे लोक देवता थे जिनकी पत्नी उनके मरने पर सती हो गई थी। क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से कमेंट करिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा मल्लीनाथ जी। क्या होगा, मल्लीनाथ जी। सास बहू का मंदिर स्थित है, बताइए। आपको सास बहू का मंदिर बताना है कहाँ पर है, अर्थना में, नागदा में, सोमनाथ में, आहड़ में। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सास बहू का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। इसका जो आंसर होगा वो होगा नागदा। नागदा जो कि उदयपुर में पड़ता है, सास बहू का मंदिर वहाँ पर स्थित है। यदि आपने मनोविज्ञान का गोल्डन टेस्ट सीरीज़ नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जा कर के मनोविज्ञान का गोल्डन टेस्ट सीरीज़ देखें, और आज 10 बजे आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आज हमारा जो मनोविज्ञान का 18वां मॉडल पेपर जो है जनरेट किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमेलित करना है आपको। जो अनुच्छेद 15 है वो किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 21 किससे रिलेटेड है, और अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 39 है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है। चलिए अनुच्छेद जो 15 है वो किससे संबंधित है, बताइए। शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से राज्य महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें, या फिर 6 से 14 आयु वर्ग के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से, या 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में कार्य करने से रोकने के लिए। बताइए क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो अनुच्छेद 15 है वो राज्य में महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है, अतः ए में सेकंड हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए जोड़ा गया है। और अनुच्छेद जो 24 है वो शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है,
और जो अनुच्छेद 39 है वो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में कार्य करने से रोकता है। अतः इस तरह से आपका मिलान हो गया। कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब और शेयर करवाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 हो गया था, यहाँ पर 148 की तरफ चलते हैं अपन। यहाँ पर थोड़ी 148 की जगह पे चलते हैं। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा गया था, बताइए क्या रखा गया था? आर्यभट्ट, बराहमीर, भास्कराचार्य या अपोलो 11? भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्यभट्ट। क्या होगा? आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। बुध को, शुक्र को, मंगल को या शनि को? बताइए क्या आंसर होगा। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा यहाँ पर जो है बुध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुध को कहा जाता है। बुध को भोर का तारा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 आपके स्क्रीन पर है। 160 नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। 150वां जो है हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? आपको ये बताना है। प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या हो सकता है? आपको ये बताना है। विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करने के लिए, या फिर विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करने के लिए, या फिर मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करने के लिए, और विषय वस्तु को प्रस्तुत करने, नित्यचर्या को एकरसता में जो है परिवर्तन करने के लिए? बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, शेयर भी करना है। आपके घर पर जितने भी मोबाइल हैं उन सभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। हम फाइनल एग्ज़ाम तक आपके लिए रोज़ाना कंटिन्यूस इसी तरह से मॉडल पेपर्स लाते रहेंगे और आप देखते रहिए। प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है? इसका आंसर जवाब दीजिए जल्दी से। क्या होगा आंसर? उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विषय में के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करने के लिए, यानी कि अच्छी अच्छी कविताएं और कहानियां यदि EVS के पाठ्य पुस्तक में शामिल करेंगे तो बच्चे उनमें आमोद प्रमोद करेंगे और उनमें रुचि लेंगे और रुचि के साथ वो पढ़ाई करेंगे। अतः आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।